आज की क्लास में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा की जाएगी जिसका नाम है मातृत्व लाभ अधिनियम। इसमें क्या है कि देखेंगे हर साल लगभग 2015 में 16 में अधिनियम बनाया गया। अधिनियम कह सकते हैं कि उससे पहले एक विधेयक बनाया गया और विधेयक बाद में जाकर के 2017 में अधिनियम बना। अब देखेंगे उसके बाद भी कई सारी संस्थाओं द्वारा, विपक्ष द्वारा या वर्ल्ड बैंक द्वारा उस पर भी आपत्ति जताई जा रही है कि सरकार उसमें फिर से भी संशोधन करे। तो देखेंगे कि आपके आने वाले समय में भी ये आपके करंट अफेयर के टॉपिक में हमेशा ये सवाल इससे बनते रहेंगे और वैसे लगभग हर एक विषय में ये आपका मान लीजिए अगर आपका विषय का भी टॉपिक अगर नहीं है तो ये आपको जानना ही चाहिए, ये टॉपिक आपका ऐसा है। तो आज की क्लास में हम लोग पूरा डिटेल में समझा जाएगा कि मातृत्व लाभ अधिनियम क्या है और इसमें कैसे कैसे सरकार ने क्या किया और पहले के मातृत्व लाभ अधिनियम में और संशोधन में क्या क्या था और आज सरकार को 2017 में संशोधन क्यों करना पड़ा था और फ्यूचर में क्या ऐसी उसमें कमियां हैं कि सरकारों और विपक्ष के द्वारा बोला जा रहा है कि उसमें फिर से संशोधन आप करिए। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा मातृत्व लाभ अधिनियम। तो समझिए, मातृत्व लाभ अधिनियम को पढ़ने से पहले हम लोग ये समझा जाए कि आखिर ये मातृत्व मृत्यु दर क्या होती है, क्योंकि मातृत्व मृत्यु दर का ही मुद्दा लेकर सरकार लोकसभा में संशोधन लेकर आई। पहले तो विधेयक लेकर आई, फिर उसमें संशोधन लेकर आई। तो देखिए हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पहले मातृत्व मृत्यु दर। इसे कहते हैं मातृत्व मृत्यु दर। इसे हिंदी में अंग्रेजी में कहते हैं मदर मॉर्टेलिटी रेट, या इसे शॉर्ट में कहा जाता है MMR। MMR का मतलब हुआ मदर मॉर्टेलिटी रेट, यानी मातृत्व मृत्यु दर। तो देखिए मातृत्व मृत्यु दर क्या होता है, सिंपल से इसकी एक परिभाषा है। अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग परिभाषाएं बताई जाती हैं, लेकिन इसको बेसिक जो मूल परिभाषा मैं आपको बता रहा हूं, इसकी मूल परिभाषा ये है कि किसी साल भर में यानी एक साल में, ठीक है, प्रति 1 लाख माताओं में, कितनी माताओं में, प्रति 1 लाख माताओं में, यहां पे माता शब्द का प्रयोग करना ज्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। एक साल में प्रति 1 लाख माताओं में शिशु को जन्म देने के, यानी शिशु को जन्म देने के 42 डेज यानी 42 दिन के भीतर जितनी माताओं की मृत्यु हो जाती है यानी उनकी डेथ हो जाती है, तो उस रेशियो को बोला जाता है, उस दर को बोला जाता है मातृत्व मृत्यु दर। यानी प्रत्येक साल, एक साल में प्रति 1 लाख माताओं यानी 1 लाख माताओं में जितनी माताओं की शिशु को जन्म देने के 42 दिन के भीतर जितनी भी माताओं की डेथ हो जाती है या मौत हो जाती है, उसे कहते हैं मातृत्व मृत्यु दर कहा जाता है। अब यह समझना है कि आखिर मातृत्व मृत्यु दर में ऐसा क्या है कि इतनी इसकी इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि अगर देखिए मान लीजिए अगर किसी देश की अगर मातृत्व यानी माताओं की डेथ अगर इतनी ज्यादा होगी तो उस देश का शिशु मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर, साक्षरता दर और ये कह सकते हैं कि पूरे देश के जो हालात होंगे कहीं ना कहीं इस मुद्दे से प्रभावित होगा। इसीलिए देखिए हुआ क्या था, जब अपना देश 1947 जब अपना देश जब आज़ाद हुआ था तो उस समय ये जो आंकड़ा हुआ करता था वो 218 के अधिक हुआ करता था। यानी उस समय देश की आज़ादी के समय जो आंकड़ा हुआ करता था 218 हुआ करता था। तो उसके बाद आप जानते हैं कि कई सालों के बाद देखिए सरकारें, जो सरकारें होती है ना, सरकारें आप देखेंगे कि जो विमेन होती है, विमेन यानी जो महिलाएं हो, उसके बारे में सरकारें कम ध्यान देती है। क्यों देती हैं? क्योंकि उनके पता होता है कि उनकी जो वोट है, जो उनकी वोट बैंक है, कहीं ना कहीं जो महिलाओं का जो वोट है वो निर्धारण उनके या तो घर के पुरुष करते हैं या उनको अपने निर्धारण अगर करती भी हैं तो सही से नहीं कर पाते, इसलिए जो सरकारें होती उस पर इतना ध्यान नहीं देती है। तो देखिए आज़ादी के 14 साल के बाद, कितने साल के बाद, 14 साल के बाद ये देखा गया, 14 साल के बाद यानी 1961 में भारत सरकार अपने देश में एक विधेयक लेकर आई। उस विधेयक का नाम था मातृत्व लाभ विधेयक 1961 में। इसका नाम था मातृत्व लाभ विधेयक और ये विधेयक उसी साल क्या हो गया, पास भी कर दिया गया। तब ये विधेयक किसमें बन गया, अब ये अधिनियम बन गया। विधेयक क्या बन गया, अधिनियम बन गया। तब से इसको बोला जाता है मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। इसमें ये देखा गया, इसमें ये जब सर्वे जब किया गया ना, देखा गया कि महिलाएं 2 प्रकार की, अब महिलाएं जब सर्वे किया गया तो महिलाएं 2 प्रकार की निकली। अब 2 प्रकार का मतलब यहाँ पे क्या है, एक महिला, मान लीजिए अगर महिलाओं को सर्वे करेंगे तो आप देखेंगे कि 2 प्रकार की महिलाएं हैं। एक महिलाएं क्या होती हैं, घर की गृहिणी होती हैं, घर की वो गृहिणी होती हैं, और दूसरी जो कहीं ना कहीं कार्यरत होती हैं।
तब इसमें क्या होगा, मान लीजिए घर की जो गृहिणी महिलाएं हैं उनका तो मान लीजिए जब वो गर्भ से होंगी तो उनका क्या होगा, कहीं ना कहीं घर पे अगर है तो घर पे उनका पूरा देखभाल या उनके स्वास्थ्य के प्रति देखभाल हो जाएगा। लेकिन जो महिलाएं कार्यरत हैं कहीं सरकारी विभाग में या प्राइवेट विभाग में, अगर कोई महिलाएं कार्यरत हैं तो उनको उस समय स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। तो उस समय क्या करेंगे, जॉब को छोड़ भी नहीं सकती, तब जब जॉब को नहीं छोड़ेंगे तो स्वास्थ्य पर ध्यान दे पाएंगी, बिल्कुल नहीं दे पाएंगे स्वास्थ्य पर ध्यान। तो इसके लिए सरकार एक संशोधन लेकर आई, यानी विधेयक लेकर आई, और उस विधेयक में यह किया गया कि अगर कोई महिला अगर गर्भ से है तो उसमें क्या किया जाएगा कि कोई महिला अगर गर्भ से है तो उसको उस समय गर्भ धारण के दौरान उसको 12 सप्ताह की छुट्टी यानी 12 सप्ताह की रिलीफ दे दी जाएगी उसको। ये बात कब की जा रही है, 1961 की बात की जा रही है, 1961 में बात कही जा रही है। तो उसमें क्या किया गया कि महिला अगर कोई कार्यरत है, अगर वो गर्भ से है तो उसको 12 सप्ताह की छुट्टी दी जाएगी। अब सवाल ये उठता है क्या साथ में सैलरी भी होगी कि नहीं होगी। तो इस अधिनियम में ये बोला गया कि 12 सप्ताह की छुट्टी के साथ 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 में सैलरी भी दी जाएगी, वो भी कट करके नहीं, पूरी की पूरी जितनी उसकी सैलरी है यानी उस सैलरी का पूरा 100% उसको दिया जाएगा। ठीक है, ये 1961 में सरकार ने कोई अच्छा काम किया, इस वर्ग पे ध्यान दिया कि उसमें क्या किया सरकार ने कि जो अगर महिला गर्भ से है, अगर वो कार्यरत है, घर पे तो ठीक है, लेकिन अगर वो कार्यरत है तो उनको 12 सप्ताह की छुट्टी दी जाएगी, साथ में सैलरी का पूरे की पूरी सैलरी यानी सैलरी में कोई कटौती नहीं, पूरा 100% इसमें दिया जाएगा। ठीक, अब हुआ क्या जान लीजिए, ये अधिनियम बन गया 1961 में। अब 1961 में अधिनियम बनने के बाद पूरी तरह से चलता रहा देश, लेकिन जानते हैं क्या कि जब तक कोई बड़ा थप्पड़ ना पड़े किसी के ऊपर या बड़ा तमाचा ना पड़े तब तक कोई भी जगता नहीं है, जब तक कहीं आलोचना ना, तो कोई जगेंगे लोग नहीं। तो हुआ क्या ना कि 2015 में भारत सरकार समिति बनाई, उस रिपोर्ट ने भी कहा कि हालत बहुत खराब है, ये 61 अधिनियम बनने के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ था। तो उसके बाद क्या हुआ, 2016 में विश्व बैंक की एक रिपोर्ट आई, जिस रिपोर्ट में ये बोला गया कि 1961 के अधिनियम बनाने के बाद भी भारत में ये जो दर है मातृत्व मृत्यु दर, जो ये मातृत्व मृत्यु दर का जो रेट है MMR, इसमें कोई भी कमी नहीं आई। अगर कमी आई भी है तो ना के बराबर। अब देखिए कमी कितनी आई, उस समय था 200 के आसपास आजादी के समय, और 1961 में तो 14 साल के बाद अधिनियम भी बना दिया गया। अब देखिए 1961 के बाद 2015-16 आते आते कितने साल बीत गए होंगे, ये हो गया आपका 39 ईयर, और 39 के बाद आप कर लीजिए उसमें 2016 जोड़ लीजिए, 55 सालों के बाद, यानी 54 से 55 साल के बाद ये हम लोगों के देश का जो MMR आया वर्ल्ड बैंक द्वारा, उसमें ये बताया गया कि इस समय कितना था, 189 था। यानी सोचिए 56 साल के बाद, 57 साल के बाद अपने देश में जो गिरावट आई, यानी संशोधन होने के बाद, अधिनियम होने के बाद भी अपने देश में जो गिरावट आई 200 से कितने में कमी आई, 189 पे आके रुका। तो ये बताइए ये 56-57 साल में अगर इतना होता है तो सब क्या कहेंगे, बहुत अच्छा कहेंगे? बिल्कुल नहीं, ये होगा ना के बराबर फायदा हुआ ये देश में। तो इसको लेकर क्या हुआ, सरकार की, अपने देश की सरकार की बहुत ज्यादा बदनामी हुई पूरे विश्व में, क्योंकि बहुत सारे गरीब देश जो कि हम लोगों से गरीब हैं उनका आंकड़ा हम लोगों से बेहतर था, लेकिन वहीं भारत की हालत क्या था, बहुत ज्यादा खराब था। तो उसी समय लोकसभा आप देखेंगे कि लोकसभा में 2016 में भारत सरकार एक और विधेयक लेकर आती है, और उस विधेयक का नाम था मातृत्व लाभ संशोधन विधेयक 2016। अब देखिए अलग से कोई नया कानून लेकर नहीं आई, बस उसमें संशोधन, क्योंकि कानून तो अच्छा था तो कहीं ना कहीं उस कानून में कुछ कमी थी, तो नया कानून तो लाएंगे नहीं क्योंकि उससे रिलेटेड कानून है पहले से, तो उसमें आप संशोधन करेंगे, बार बार नया कानून तो लाएंगे नहीं, तो नया संशोधन करेंगे। तो 2016 में, और आप जानते हैं कि कोई भी अधिनियम बनने से पहले प्रपोजल सरकार पहले लोकसभा में पेश करती है, यानी कोई भी पहले विधेयक होता है, यानी पहले एप्लीकेशन दिया जाता है, फिर उसके बाद से पूरी सहमति बनती है, बहुमत होता है, तब वो पूरी तरीके से वो स्वीकार किया जाता है, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है, तब वो आपके देश में अधिनियम बन के तैयार हो जाता है। तो उस तरीके से तो 2016 में भारत सरकार एक नया अधिनियम लेकर आई, उस अधिनियम का नाम था मातृत्व लाभ संशोधन, इसको आप ब्रैकेट में कर देंगे, संशोधन विधेयक 2016। अब ये विधेयक है, विधेयक
16 लेकर आई। इसमें ये कहा गया, सर्वे किया गया कि क्या ये जो आखिर इसमें कमी क्या है। तो कई सारे सर्वे करने के बाद परिवार कल्याण मंत्रालय, कई सारी एनजीओ द्वारा पूरा सर्वे करने के बाद निर्णय ये निकला कि जो महिलाएं जो गर्भ से हैं, यानी जो माताएं जो गर्भ से हैं, उनको जितनी छुट्टी या जितनी सुरक्षा देनी चाहिए उस हिसाब से उनको सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। तो सरकार इसमें ये बोली कि जो 12 सप्ताह की छुट्टी है, उस 12 सप्ताह की छुट्टी को और बढ़ा दिया जाए, इसमें 14 सप्ताह कर दिया जाए, यानी 12 + 14 बराबर कितना कर दिया जाए, 26 सप्ताह की इसमें छुट्टी कर दी जाए। तो क्या साथ में 26 सप्ताह की सैलरी मिलेगी कि नहीं, पहला सवाल ये उठता है। तो हाँ, इसमें भी सैलरी उन महिलाओं को दी जाएगी और वो भी सैलरी का पूरा 100% दिया जाएगा। ये पूरा 100% सैलरी का दिया जाएगा। तो इसमें अभी ये विधेयक था, चर्चा हुई, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, सरकार उसके 1 साल के बाद इसको विधेयक को सरकार ने स्वीकार कर लिया और ये 2017 में कहलाने लगा मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम। मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम ये हो गया। अब 2016 विधेयक था और 1 साल के बाद इसको स्वीकार कर लिया गया, तो ये क्या बन गया, अधिनियम बन गया। तब ये 2017 हो गया। आप देखेंगे ध्यान से कि यहाँ पर विधेयक अगर रहेगा तो 2016 होगा, और अगर पहली बार क्या, देखिए अगर संशोधन की बात नहीं होगी तो होगा 1961 की बात होगी। जैसे 2016 में संशोधन की बात आई तो संशोधन उसमें जुड़ जाएगा और 2016 में रहेगा विधेयक, और 1 साल के बाद सरकार ने उस विधेयक को स्वीकार कर लिया, यानी उस प्रपोजल कह सकते हैं या उस एप्लीकेशन को सरकार ने स्वीकार कर लिया। तो वो क्या बन गया, अपने देश का एक अधिनियम बन गया, जो 2017 में एक्सेप्ट कर लिया गया, राष्ट्रपति का सिग्नेचर हस्ताक्षर हो गया और अपने देश में वो मान लिया गया। तो इसके तहत क्या हो गया, अब वो जो 12 सप्ताह की छुट्टी हुआ करती थी, अब उसमें 14 सप्ताह बढ़ा के 26 सप्ताह की छुट्टी और साथ में सैलरी, यानी 26 सप्ताह की छुट्टी प्लस साथ में सैलरी कर दी गई। तो अब सर अभी बात ये उठती है कि आखिर इसको कैसे कैसे कहाँ कैसे लागू होगा। अब समझते हैं उसमें। अब देखिए, अब इसमें हुआ क्या कि मान लीजिए कोई ऐसी संस्था है, ये किन किन संस्थाओं पर ये नियम लागू होती है। ये संस्था ऐसे नहीं संस्थाओं पर लागू होती है जहां पर मान लीजिए 10 लोग हैं। वो अब ये जो अधिनियम है सर, ये जो 26 सप्ताह की जो बात चल रही है सैलरी की, तो क्या सिर्फ सरकारी की बात हो रही है? नहीं, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर यानी प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेट के भी, यूपी के भी, बिहार के भी, पंजाब के भी और सभी के भी, सभी जगहों के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को भी महिलाओं को इसमें जोड़ा गया। तो अब इसमें क्या हुआ, तो अब इसमें देखिए कैसे कैसे लागू होगा। मान लीजिए कोई प्राइवेट निजी संस्था हो या कोई गवर्नमेंट की संस्था हो, कोई सरकारी संस्था हो, और वहां पर कार्य करने वाले लोगों की संख्या 10 हो या 10 से अधिक हो, 10 हो या 10 से अधिक हो, तो वैसे जगहों पर इस कानून को मानना ही पड़ेगा। उस संस्था का जो मालिक होगा उस महिला को जॉब से नहीं निकाल सकता और जॉब के बाद उसको वापस रखना पड़ेगा 26 सप्ताह के बाद, और साथ में पूरी सैलरी का उसको 100% देना पड़ेगा। और एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, अब दूसरा मान लीजिए, तो छोटी संस्थाओं के लिए है, मान लीजिए अगर कोई बड़ी संस्था है, और बड़ी संस्था का मतलब क्या, जहां पर 50 लोग कार्य करते हो और या 50 से अधिक हो, 50 हो या 50 से अधिक हो, तो वहां पर क्या देना पड़ेगा कि मान लीजिए इस महिला के अगर दूसरी संतान हो, दूसरी संतान के बाद अगर दूसरी, मान लीजिए पहले से कोई संतान हो और दूसरी संतान में हो, तो दूसरी संतान के लिए फायदा देना ही पड़ेगा। साथ ही साथ वहाँ जो मान लीजिए कोई रहने वाला को है कोई बच्चा, तो उसको वहाँ पर शेडिंग की व्यवस्था यानी पूरे रख रखाव की व्यवस्था उस संस्था को करनी पड़ेगी। ये है पूरा मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम। तो ये सर कितने बच्चों के लिए है, ये 1 या उससे 2 के लिए। अब ऐसा नहीं किसी का 10 संतान हो गई, 12 संतान हो गई, तब तो पूरा जीवन छुट्टी में ही चला जाएगा। सिर्फ 1 से 2, उससे अधिक के लिए छूट ये सहायता नहीं है। अब इसमें देखते हैं कि आखिर इससे नुकसान क्या हो सकता है। देखिए इससे सबसे बड़ा नुकसान ये होगा ना कि देखिए हर सरकारें क्या चाहती हैं कि जो पुरुष और महिला हैं पूरे एक तरीके से बराबर रूप रहे, यानी हर तरीके से चाहते हैं कि सिमिलरिटी यानी बराबर रूप से हर क्षेत्र में वो आ जाएं। लेकिन देखिए इससे होगा क्या, अब मान लीजिए अगर इस तरह का अधिनियम, एक मतलब कि उसका विरोध जो बताया जा रहा है वर्ल्ड बैंक द्वारा या विपक्ष द्वारा या अलग अलग समितियों द्वारा बताया जा रहा है कि क्या हो सकता है फ्यूचर में। जैसे आप जानते हैं ना, जैसे कोई भी योजना कोई भी अधिनियम आता है तो उसका पक्ष और विपक्ष दोनों होता है,
ठीक है, उसका पक्ष और विपक्ष दोनों होता है। ये तो फायदे की बात है, लेकिन इसका नुकसान क्या होगा? नुकसान इसका ये होगा, दोनों देखना है आपको। नुकसान इसमें ये होगा कि जो सरकारी संस्थाओं को कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सरकारी संस्थाएं सरकार द्वारा है अधिकृत, तो वो तो चलेगा। लेकिन प्राइवेट संस्थाएं क्या करेंगी? जो सरकार चाह रही है पुरुष और महिलाओं की जो रोजगार में जो सिमिलरिटी वो बराबरी अगर हो जाए, तो उसमें कहीं ना कहीं सरकार को देखना ये पड़ेगा, उसको तो दुष्प्रभाव पड़ सकता है। अब प्राइवेट सेक्टर वाला जो आदमी होगा वो सोचेगा कि महिलाओं को काम में ही रखो ही ना, क्योंकि इस तरह के प्रॉब्लम सामने आ सकते हैं, तो हो सकता है महिलाओं को सामने रखे ही ना। तो वही सरकारें कह रही हैं, वही जो विपक्ष है या जो अलग अलग एनजीओ या समितियां वो ये कह रही हैं कि ये जो सैलरी है उसके लिए सरकार प्राइवेट सेक्टर के ऊपर क्या करे? छड़ी लगाए। छड़ी लगाने का मतलब ये क्या? कड़ाई बरते, और कहीं ना कहीं उनको अलग से इसके लिए फंड सरकार जारी करे। जब फंड जारी होगा तो इससे प्राइवेट और सरकारी किसी संस्था पर अलग से एक्स्ट्रा बोझ नहीं होगा। अब इससे सवाल ये भी हो सकता है कि सरकार क्यों दे? सरकार आप इसीलिए चुनते हैं कि सबको साथ लेकर चले, तभी ये काम पूरी तरीके से होगा। अब देखिए, सरकार जब 2017 में जब इस संशोधन को जब लेकर आ रही थी ना, तो 189 था 2015 में, तो सरकार ये लक्ष्य करके जब ये संशोधन जब किया गया ना 2017 में, तो सरकार ये बोली कि हम लोग जो ये मातृत्व लाभ जो दर है उस दर को 167 पर ईयर तक लाया जाएगा। ये सरकार का लक्ष्य है। अभी देखा जाए कि क्या पता जब नई रिपोर्ट आती है तो उसमें देखा जाए सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाती है कि नहीं पर कर पाती है। अब ये आगे आने वाले वर्षों में देखना पड़ेगा। मुझे जहां तक लग रहा है कि देखिएगा फिर से इसमें सरकार को संशोधन करना ही पड़ेगा। तो ये टॉपिक ऐसा था ना कि आपको कहीं ना कहीं कभी ना कहीं आपको फ्यूचर में या जब भी कोई मुद्दा जब आप पढ़ेंगे या सेंसस पढ़ेंगे तो आपको ये टॉपिक हमेशा मिलेगा। ये टॉपिक करंट अफेयर का भी है, ये टॉपिक सेंसस का भी है, ये टॉपिक आपका एनवायरनमेंट का भी है, लगभग सभी विषयों से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। और अगर नहीं भी है और आप मान लिया अगर आप स्टडी भी नहीं करते, आप स्टूडेंट भी अगर नहीं हो, तो आपको ये जानना ही चाहिए। ठीक है, तो ये है आज का वीडियो। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।